ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि एएचएन का चैप्टर है, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स है उसकी जो एनाटॉमी है वो पढ़ें, क्योंकि उसके डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। एक वीडियो में अगर दोनों मेल और फीमेल पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खैर, कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सका तो वहाँ तक कवर करेंगे, अगर नहीं हो सका तो फिर इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में हम बाकी कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको वही बताया गया है कि आपने फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। उसके जितने भी डिजीज़ेज़ है जो कि बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में, ठीक है, वो पढ़ने हैं। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारी हैं। इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है उसमें इतना कुछ नहीं है, बस कुछ ही डिजीज़ेज़ है, ठीक है, और थोड़ी सी एनाटॉमी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डिजीज़ है, बिनाइन हाइपर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी आप सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं उसकी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दिखता किस तरह है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। इस पे ऑलरेडी मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जाके देख सकते हैं, या अगर आप चैनल खोल लेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है, जो काम है, वो क्या है कि जैसा कि हम कहते हैं कि फ़ीमेल बच्चे पैदा करती हैं, अब रिप्रोडक्शन करती हैं, फर्टिलाइजेशन करवाती है, ठीक है। तो इसका मेन काम ये है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि अपने नस्ल को आगे बढ़ाना। अब ये नस्ल जो आगे बढ़ता है, जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि फ़ीमेल के अंदर एग्स और ओवम्स, एक भी हम कह सकते हैं, गेमेट्स भी कह सकते हैं, जो फीमेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम ओवम भी कह सकते हैं। तो ये प्रोड्यूस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो मेल स्पर्म जाके उसके साथ फर्टिलाइजेशन करती है, और फिर जाके यूट्रस में जो है वो फर्टिलाइज एक इम्प्लांट हो जाता है, एंड देन इसी तरीके से जो है ऑफस्प्रिंग या जो बच्चा है वो पैदा हो जाता है। तो मेल जो फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड या दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी करवाती है, जो कि 28 डेज़ का होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपके ब्रेन भी उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसके साथ ओवरीज़ भी मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब चीज़ें रिलीज़ करती है, काम करती है, और इसके साथ साथ यूट्रस भी शामिल होता है। तो दो फंक्शन अभी तक हमारे सामने आ गए। फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 या 30 डेज़ का होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया है, जिसको हम वॉल्वा कहते हैं, वॉल्वा भी कहते हैं, और इसके अलावा हम उसको वेजाइना कहते हैं। वेजाइना इट इज़ एन एक कॉमन वर्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ड है जो मतलब हर किसी को पता है। लेकिन अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ वॉल्वा। तो वॉल्वा भी हम फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कहते हैं, मतलब फीमेल का जो सेक्शुअल ऑर्गन है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्वा, बट इन अ मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है, नॉट इन अ ले लैंग्वेज, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम सबसे पहले जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये एक फैटी लेयर होता है। फैटी लेयर का मतलब ये कि वहाँ पे फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे फीमेल या जो मेल के भी होते हैं लेयर, लेकिन मेल वाले को हम मॉन्स प्यूबिस नहीं कहते, ओनली फीमेल वाले एरिया को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो जहाँ पे हेयर प्रोड्यूस होते हैं ना आपके नेवल के बिल्कुल नीचे, और जो जेनेटिलिया है उसके ऊपर, ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, जो डायग्राम है इसमें आपको बताया गया है, नाम भी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो वेजाइना है, जो फीमेल वेजाइना है, इसका आउटर लेयर होता है, इसमें भी हेयर्स होते हैं, और ये भी फैटी लेयर होता है, ठीक है, और एक स्किन टाइप होती है। द थर्ड वन इज़ लेबिया माइनोरा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल थिन होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है, इसमें कोई
हेयर वगैरह नहीं होते, और इसमें क्या होता है कि वेस्टिब्यूल्स होते हैं, मतलब अंदर की तरफ जाके ये जो फीमेल वेजाइना है उसको कवर करती है। अच्छा जी, वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल ये फोर्थ पार्ट है, और इसका काम ये है कि जो फीमेल वेजाइना में जो ओपनिंग्स है, फीमेल वेजाइना में दो दो तरह के ओपनिंग्स होते हैं। एक को हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग एंड द सेकंड इज वेजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो यूरिन पास करने के लिए यूज़ होता है, एंड द सेकंड वन एज फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मतलब जब बच्चा प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए यूज़ होता है, या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके लिए वेजाइनल ओपनिंग यूज़ होता है। तो ये जो वेस्टिब्यूल्स है ये उन दो ओपनिंग्स को कवर कर रही होती है, मतलब उसको उसकी हिफाजत कर रही हो ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है अंदर ना जा सके। ठीक है, अच्छा जी, क्लिटोरस क्लिटोरस जो है ये एक पीनस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मेल में पीनस होता है, इसी तरीके से फीमेल में क्लिटोरस होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एरेक्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि मेल का पीनस होता है, इसी तरह फीमेल में क्लिटोरस होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होता है। ठीक है, एरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो सेक्स पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड पेरिनियम। पेरिनियम डायमंड शेप का होता है, और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है और जो एनल ओपनिंग है एंड फीमेल, ठीक है, उसके बीच का जो एरिया होता है एक डायमंड शेप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिनियम। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर में बताया गया है और दिखाया गया है। तो ये जो डायमंड टाइप बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड पेरिनियम एरिया। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो फिर एक्सटर्नल इंटरनल फीमेल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल तो हमने पढ़ लिया कि मोस प्यूबिस, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरस। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, अब अगर हम अंदर की तरफ चले जाएं तो अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आते हैं ओवरीज, और इसके अलावा यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एस्थमस, ये आपको डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है फेम्ब्रिया। फेम्ब्रिया क्या है ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि जो मैंने पहले बताया कि एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसी तरीके से इस रास्ते से निकल के बाहर आते हैं यूट्रस की तरफ। जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब्स। लेकिन यहाँ पे ये फर्टिलाइज भी होते हैं। ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आती है आपके यूट्रस में। तो बात याद रखनी है कि जो एग प्रोडक्शन होती है कहाँ पे होती है? वो होती है फिम्ब्रिया में। ठीक है, फिर जब एग फर्टिलाइज होते हैं तो कहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं? फिलोपियन ट्यूब में। फिर फर्टिलाइज एग आके कहाँ पे इम्प्लांट होते हैं? यूट्रस में। ठीक है, ये आपको उसके कुछ लेयर्स बताए गए हैं। ठीक है, फिम्ब्रिया का काम एग प्रोड्यूस करना है। फिर इसमें कुछ ऐसे सीलिया होते हैं जो उस एग को आगे की तरफ पुश करके लेके आते हैं टूवर्ड्स यूट्रस। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अब यूट्रस पे आते हैं। तो यूट्रस को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ वोम। ठीक है, दूसरा नाम यूट्रस का क्या है? वोम। ये आपका जो रेक्टल होता है, जो रेक्टम होता है, ठीक है, और जो ब्लैडर होता है फीमेल में, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में पाया जाता है। ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे। ठीक है, ये अंदर से हॉलो होता है, मतलब बिल्कुल खाली होता है, थिक वॉल होता है, बिल्कुल खोखला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पियर शेप होता है, और ये अपना शेप चेंज करता रहता है। मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका साइज़ बढ़ जाता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये अपने साइज़ में वापस छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जब बच्चा बन रहा होता है, जब एम्ब्रियो प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे बच्चा जो है वो पल रहा होता है यूट्रस में, और जितने भी उनको एनर्जी वगैरह की ज़रूरत है तो वो यूट्रस से ही मिलती है। और माँ के पेट का जो एरिया जहाँ पे बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड यूट्रस, या फिर आप वोम भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, जो अब आते हैं मेन जो हमारे पास है यूट्रस, उसके कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले उसमें आती है बॉडी। यूट्रस की बॉडी जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बड़ा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मेजर पार्ट या बॉडी आप कह सकते हो। दूसरा है फंडस। ठीक है,
इसके अलावा है इस्थमस और सर्विक्स। बॉडी जो है, ये जो मेन स्ट्रक्चर है जो सबसे बड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी, ठीक है। दूसरा है फंडस, ऊपर जो सर का हिस्सा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फंडस। और जहाँ पे फिलोपियन ट्यूब आके इस यूट्रस के साथ मिल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। और विजाइनल ओपनिंग की तरफ से जो ओपनिंग है, ठीक है, विजाइना की तरफ से, ठीक है, जहाँ से स्पर्म इनकाउंटर होता है यूट्रस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। कैविटी ऑफ यूट्रस जो है, मतलब आमतौर पर ये छोटी होती है, जो कैविटी इसके अंदर होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर दो सर्वाइकल कैनाल होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, ठीक है। और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और अपना काम करते हैं। और सर्विक्स का काम ये है कि ये वेजाइना को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, यूट्राइन वाल पे आते हैं। यूट्राइन वाल जो है मतलब यूट्रस के जो वाल्स होते हैं, ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो आउटर लेयर है उसको हम पेरीमेट्रियम, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है। दूसरा मेम्ब्रेन जो मिडल लेयर है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, एंड द थर्ड लेयर इज़ एंडोमेट्रियम। अब इसमें आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से या पेपर के हवाले से ये बात याद रखनी है कि यूट्रस का कौन सा लेयर कहाँ पे वाक़या है। जैसे कि पेरीमेट्रियम है तो इट इज़ द आउटर लेयर, इनर लेयर आपने नहीं चूज़ करना। अक्सर पेपर में ऐसा ऐसा आता है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें इनर लेयर, आउटर लेयर और मिडल लेयर बताया गया है, ऊपर आपको कोई भी नाम दिया गया होगा तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है याद होना चाहिए, आउटर लेयर कौन सा है, मिडल कौन सा है और इनर कौन सा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे। तो ये ओवरी का एक स्ट्रक्चर है। ओवरी क्या होता है, जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। एग्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल का बॉडी में, ओवरी से, ठीक है। फिर इसका आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। इसमें जो सबसे पहला कैप्सूल आपको बताया गया है। कैप्सूल का मतलब ये कि जिस लेयर में ये ओवरी अंदर बंद है, ठीक है, जो बाहर का सबसे बाहर का जो लेयर है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नाम आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो बाहर का लेयर है, जिसके अंदर ये सारा मैट्रिक्स जो है वो क्लोज हुआ हुआ है, इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। दूसरा है आउटर कॉर्टेक्स हाउसेस डेवलपिंग गेमीट्स। आउटर जो मतलब आउटर जो लेयर है वो क्या काम करते हैं कि जो ओसाइट्स होते हैं, ओसाइट्स क्या होते हैं, जो इमेच्योर एग्स होते हैं, जो अभी फुली मेच्योर नहीं हुए, जो अभी बन रहे हैं, ठीक है, या जो एग्स के जो सेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओसाइट्स, ठीक है। तो उनको वहाँ पे मतलब अपने पास रखते हैं, उनको मेच्योर करते हैं, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स का यही काम है। और इंटर मेडुला जो है, इनर मेडुला इज़ अ लोज कनेक्टिव टिश्यू विद लार्जेस्ट वेजल एंड नर्व्स। इनर मेडुला जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके आते हैं, नरिशमेंट लेके आते हैं, और जो फिम्ब्रिया है उसको फीड करती है, या फिर उसको जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ओवेरियन साइकिल पे। ओवेरियन साइकिल, या फिर मैंने आपको बता दिया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज़ का, ठीक है, वो पढ़ते हैं। जो 28 डेज़ का जो साइकिल है, इसमें जो सबसे पहला फेज़ आता है उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, और ये होता है 14 डेज़ का, ठीक है। मतलब 14 डेज़ का होता है, लेकिन कभी कभी चेंज भी होता रहता है, वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है कि 14 डेज़ का ही हो। इसमें क्या होता है कि एग्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जब एक फ़ीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, तो जो नेक्स्ट 14 डेज़ है आफ्टर द एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो उस 14 दिन में क्या होता है कि नेक्स्ट जो एग्स बन रहे होते हैं उन्हीं 14 दिन में बनते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 14 दिन हो, किसी के 10 दिन में भी बन जाते हैं, 12 दिन में भी बन जाते हैं, या फिर 15-16 दिन में भी बन जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन जो एवरेज डेज़ हमने निकाले हैं, दैट इज़ 14 डेज़, ठीक है। इसमें एक किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसको हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जहाँ से एग्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उस चीज़ को एक्टिव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन जो है ये एक फीमेल हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा ओवलेशन, ओवलेशन का मतलब होता है कि 14 दिन गुजर गए,
अब क्या हुआ कि एक तैयार हो गई और एक प्रोड्यूस हो गई, वो आ गई फेलोपियन ट्यूब में। इसको हम क्या कहते हैं, ओवलेशन। अच्छा, अब ये जो एग बाहर की तरफ आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या वो किस हार्मोन के थ्रू होता है, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एग फॉलिकल से बाहर आता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवलेशन, ठीक है। और ये एग एब्डोमिनल कैविटी इफेक्ट ऑफ बाय फेम्ब्रिया ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेम्ब्रिया मैंने बताया था कि फेम्ब्रिया से एग्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब प्रोड्यूस तो ओवरी के अंदर होते हैं, लेकिन फेम्ब्रिया उस चीज़ को बाहर निकालती है। तो ओवलेशन फेज के अंदर एग फेम्ब्रिया तक आ जाता है और फेम्ब्रिया उसको फिर जाते हैं, देता है उसको फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है आपका ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज क्या है, पोस्ट ओवलेटरी फेज 14 डेज, मतलब ये 14 दिन के बाद होता है, ठीक है। कार्पस लूटियम डिवेलप्स फ्रॉम एक्सप्लोडेड फॉलिकल। कार्पस लूटियम जो है, जो फॉलिकल ख़राब हो चुका है, जो एक्सप्लोड हो चुका है, उससे कार्पस लूटियम प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन। और इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी बन रहे होते हैं, किस चीज़ से, कार्पस लूटियम से, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट यूट्रस टू बी रेडी फॉर बेबी। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन ये है कि ये जाके यूट्रस को तैयार करता है, रेडी करता है कि यहाँ पे अब एग आएगा और आपने रेडी होना है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। जब यूट्रस रेडी होता है तो किस हार्मोन के ज़रिए, प्रोजेस्टेरॉन के ज़रिए। इफ नो प्रेगनेंसी, कार्पस लूटियम डीजनरेट्स इनटू कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। अगर मतलब एक फ़ीमेल है जो कि मैरिड नहीं है और उसका जो है यूट्रस तैयार है बेबी के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, स्पर्म नहीं मिला उसको, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती, तो यूट्रस जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुका है प्रेगनेंसी के लिए या बेबी के लिए, तो ज़ाहिरी बात है उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, बेबी नहीं आएगा, तो यूट्रस ख़राब होगा। तो वो लेयर क्या होता है, शेड होना शुरू हो जाता है। तो जब वो शेड होता है तो वो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है थ्रू वेजाइना, एंड दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसी तरीके से पूरे 28 दिन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 28 दिन में क्या होता है कि पहले 14-15 दिन फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, फिर 6-7 दिन क्या होता है कि ओवलेशन पीरियड होता है। ओवलेशन पीरियड मतलब अगर उस दौरान फीमेल को स्पर्म मिल गया तो बिल्कुल मतलब विद इन अ सेकंड वो जाके एक के साथ मिलेगा, मतलब 15 से 22 डेज़ तक या 23 डेज़ तक, ठीक है, उसके साथ मिलेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, क्योंकि यूट्रस ऑलरेडी रेडी है फॉर द बेबी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला फीमेल को, तो जो यूट्रस है वो क्या होता है कि एक्सप्लोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है और फिर थ्रू वेजाइना बाहर आना शुरू हो जाता है। जो भी लेयर तैयार हुआ हुआ था बेबी के लिए वो ख़राब होके बाहर निकलता है और फीमेल का जो है पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये है टोटल 28 डेज़ का क्या, एक ओवेरियन साइकिल या फिर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, आपको अभी बताया जा रहा है कि जो ओवलेशन और फॉलिकुलर फेज़ या ल्यूट्रल फेज़ है, ठीक है, वो उसमें कौन कौन से हार्मोन्स पीक पे होते हैं, कौन से कम होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं। टोटल जो टाइम है इस पीरियड का या ओवेरियन साइकिल का, वो है अप्रॉक्सीमेटली 28 टू 30 डेज़, या आप कह सकते हैं कि 28 डेज़, ठीक है। इसमें जो है ओवलेशन पीरियड में आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मतलब हाई होता है। यहाँ इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, एलएच हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा पीक पे है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, और एफएसएच जो है वो कम होता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज़ में अगर आप आते हैं तो इसमें एस्ट्रोजन कहीं पे ज़्यादा होता है, पहले मतलब 14-15 दिन तक, ठीक है। 14 दिन तक फॉलिकुलर फेज़, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, एस्ट्रोजन उसमें ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद जो है क्योंकि पहले 14-15 दिन में प्रोजेस्टेरॉन कम है, तो जब प्रोजेस्टेरॉन का मैंने आपको बता दिया कि वोम को या यूट्रस है उसको रेडी करवाता है, तो फिर 14-15 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशंस होती हैं उसका तादाद ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जाके यूट्रस को तैयार करता है, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन इसमें कौन सा है, ठीक है, वो है एफएसएच,
स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करवाते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, मतलब ओवरी में जो काम करते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो काम करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। द साइक्लिक चेंजेस ऑफ यूट्राइन वॉल एंड फॉलिकल, इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं आपको बताया गया है कि पहले जो है ये एक नॉर्मल प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वेजिकुलर फॉलिकल, फिर ओवलेशन हो जाती है, ठीक है, फिर कॉर्पस लूटियम हो जाता है, कॉर्पस लूटियम फिर जाके आगे डीजेनरेट हो जाता है, क्योंकि उसको मतलब वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करते हैं, फिर उसको कोई आगे जाके काम नहीं मिलता तो वो डीजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया गया है एफनो बेबी, अगर वो नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, बेबी नहीं हुआ, डिक्रीजिंग प्रोजेस्टेरोन स्लो, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये डायग्राम वाइज आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो इतना खैर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मरतबा आप देख लें, पढ़ लें तो अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो अभी हमने पढ़ा, जो पूरा साइकिल हमने पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब ख़राबियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो वो ख़राबियाँ क्या है या वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या है, 28 डेज़ का जो साइकिल होता है वो कभी जो है जल्दी आना शुरू हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी नहीं भी आता, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसमें है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। एक वर्ड याद रखना है, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ये कोई बीमारी नहीं है, अ सिंड्रोम ए नॉट अ डिजीज़। सिंड्रोम एक बीमारी नहीं होती, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी बीमारियां आके एक जगह पे मिल जाते हैं, या बहुत सारे बीमारियों के साइन सिम्टम्स इकट्ठे होके एक जगह पे हमें शो होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप कह सकते हैं कि ये क्या है कि एक मतलब वक्त से पहले मेंसेस आना, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली मेंसेस या पीरियड जो है वो वुमेन के आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ठीक है। ये क्या होता है कि 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ वुमेन बिटवीन 20 एंड 50, 20 से 50 साल की उम्र की जो फीमेल्स होती है उनमें ये वाला जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है कि वेट गेन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, मतलब कभी खुश कभी परेशान कभी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मूड चेंज होता रहता है, ठीक है। एडिमा होता है, मतलब थोड़े से सूज जाते हैं, बॉडी सूज जाती है, हेडेक होता है, और किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाती, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक है। फूड क्रेविंग्स, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। दाने वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, एक्नी, और बहुत सारे और भी है, ठीक है। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई भी फार्माकोलॉजिकली आप कोई भी मेडिसिन वगैरह दोगे तो सही हो सकता है, या फिर आप डाइट चेंज करोगे, ठीक है, या फिर आप एक्सरसाइज के साथ भी ठीक हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है अगर मंथ टू मंथ भी ये सिम्टम जो है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब पहले मंथ में कुछ सिम्टम्स होंगे, दूसरे में फिर चेंज होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चेंज भी होते हैं। अच्छा, इसके जो ट्रीटमेंट है या फिर जो नर्सिंग केयर है वो क्या है कि आपने उस मरीज़ का जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है, तो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करना है, कि मतलब मरीज़ का जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको आपने ख़त्म कर देना है, कम करना है, और उसको ये बताना है कि एक्सरसाइज करें, बॉडी मूवमेंट करें से ज़्यादा। इसके अलावा डाइट में आपने क्या क्या करना है कि कैफ़ीन जो कि चाय और कॉफ़ी वगैरह में ज़्यादा होते हैं वो बिल्कुल नहीं लेने, अवॉइड करने, अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट जिस फूड में ज़्यादा होते हैं या हाई फाइबर डाइट जो होता है वो नहीं लेना, ठीक है, वो ज़्यादा खाना है, ठीक है। रिड्यूस साल्ट इनटेक, नमक जो होता है बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना है। और विटामिन B12 जो होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और स्पेशली फ़ीमेल के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ठीक है, ये डाइट थेरेपी में आता है। इसके अलावा अगर आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो ड्रग थेरेपी, मतलब आप मेडिसिन कौन कौन से दोगे, तो सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स दोगे, मतलब वो चीज़ें दोगे जो सेरोटोनिन को लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करे। प्रोजेक, जोलोफ्ट, आपको ये डायरेटिक्स का बताया गया है कि ये चीज़ें आप दे सकते हो। ये सारी ड्रग्स है तो ये आप पढ़ लें। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंटी एंजाइटी है, ठीक है, तो ये ड्रग्स आप दे सकते हैं। नंबर सेकंड डिजीज़ इज़ डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या है? डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जब भी फीमेल के पीरियड्स होते हैं तो उनको डिसमेनोरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, अगर आप वो बहुत ज़्यादा लेते हैं मेडिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन तो आपको डिसमेनोरिया हो सकता है, मतलब जब आपके पीरियड्स आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि जो एब्डोमेन है, जो एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ पे पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ठीक है, जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम वो कहते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो डिसमेनोरिया के बारे में पढ़ते हैं। डिसमेनोरिया जो है उसमें आप ड्रग थेरेपी क्या दोगे या फिर नर्सिंग केयर क्या दोगे। एनसेड्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो आप दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर्स, ठीक है। रिलैक्सेशन, वही बात है कि रिलैक्स करोगे, हीट थेरेपी दोगे, एक्सरसाइज का बताओगे। और एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर जो है ये लंबर रीजन में जो है वो पंक्चर करते हैं, उनसे लिक्विड वगैरह निकालते हैं। एंड ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, और नर्व उसका स्टिमुलेट करते हैं ट्रांसक्यूटेनियस, ये जो है ट्रीटमेंट में आता है। तो ये मतलब आपने देखना है, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नंबर थर्ड जो है वो है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग में आपके पास क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये टर्म कहीं पे आ जाता है, कहीं पे यूज़ होता है, तो इसका मतलब क्या होगा। ओलिगोमेनोरिया अगर कहीं पे आएगा तो इसका मतलब होगा लॉन्ग इंटरवल बिटवीन मेंसेस। मेंसेस बहुत ज़्यादा टाइम बाद आते हैं, मतलब एक मंथ में एक बार आया तो फिर दूसरा जो है वो दो दो महीने बाद आएगा, या अगर 28 डेज़ बाद आता है तो वो 45-50 डेज़ बाद आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। नंबर सेकंड इज़ एमेनोरिया। एमेनोरिया में एब्सेंस ऑफ मेंसेस, बिल्कुल मेंसेस नहीं आएंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एमेनोरिया, ठीक है। नंबर थर्ड इज़ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या है, प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, तो मतलब अगर आम 5-6 दिन का होता है तो वो 7-8 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। या फिर अगर 5-6 दिन का भी हो तो नॉर्मली नहीं होगी, बल्कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। मेट्रोरेजिया क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग, कभी ब्लीडिंग आती है, कभी नहीं, कभी अचानक आना शुरू हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोरेजिया। इरेगुलरी जो ब्लीडिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोरेजिया। अच्छा जी, अब वेजाइनल ब्लीडिंग जो है, मतलब जो ब्लीडिंग होती है थ्रू वेजाइना, उससे क्या क्या मसले हो सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको इनीमिया होता है। इनीमिया मैंने पहले भी पढ़ाया है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, कि ब्लड डिसऑर्डर जो होते हैं, इनीमिया का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी आना शुरू होगी, क्योंकि बॉडी से ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज़ हो रहा है बॉडी से, तो इनीमिया होगी, ठीक है। इसमें आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाओगे,
जिसमें CBC, HGB और HCT हेमाटोक्रिट का जो मतलब वो है तो कराओगे। असेस फॉर एक्सेसिव फटीग, अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो वो भी आपने देखना है कि कहीं इससे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। और वाइटल साइंस चेक करोगे। इसके अलावा प्रोवाइड फॉर सेफ्टी विद द वीक पेशेंट, और वीक पेशेंट जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, उनकी आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है कि असेस फॉर हाई फीवर, मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया, वीकनेस, मलेरिया, ठीक है, या फिर सनबर्न लाइक रेश, या फिर उसके बॉडी पे जो है बहुत ज़्यादा रेशेस वगैरह आएंगे। पेशेंट को आपने जो है ये बताना है कि सुपर एब्जॉर्बेंट, मतलब ऐसी चीज़ों से आपने दूर रहना है जो कि आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर जो मतलब ऐसी चीज़ें जो पैड्स होते हैं, ठीक है, जो पैड्स फीमेल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी कि वो एब्जॉर्ब हो आपकी बॉडी में थ्रू वेजाइना, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं आपने इस्तेमाल करनी कि ब्लड में हल हो, ठीक है, कि वो आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से चला जा सके, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो टॉक्सिक हो सकती है, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, तो अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर वो जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप पैड्स या टेम्पॉन्स जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, थ्रू ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो आपने फ्रीक्वेंटली मतलब चेंज करते रहना है, क्योंकि गंदी चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी, उससे भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आपने जो है किस तरीके से इसकी वेजाइनल ब्लीडिंग की इलाज करनी है या फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, तो आपने ओरल कंट्रासेप्टिव्स देने हैं, मतलब ओरली आप उसको मेडिसिन दे सकते हो, या फिर बालून थर्मोथेरेपी, आप उसमें बालून वगैरह लगाते हैं तो जो भी मतलब वो होगी, ब्लीडिंग वगैरह होगी वो उसमें आएगी। इसके अलावा मायोमेक्टमी करते हैं, मतलब मायो का मतलब होता है यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर जाके उसका जो है जो भी मसला है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो मतलब लेज़र या कैमरे के थ्रू आगे जाते हैं, ठीक है, तो कैमरे के थ्रू जाके देखते हैं कि क्या मसला हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक और डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेसेक्टोस्कोप। ये क्या है? एज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस। ये एक टेलीस्कोप टाइप होता है जिसको हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। क्यों इंसर्ट करते हैं? ताकि जो भी वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, जो भी ज़ख़म है या जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, व्हाटएवर, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म कर सके। तो ये क्या करते हैं? इट हैज़ बिल्ट इन वायर लूप दैट यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर एक बेल टाइप चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं? टू कट और टू कोआगुलेट और एब्लेट टिशू, मतलब जो भी टिशू है, जो भी चीज़ अंदर इंजरी है, ट्रॉमा है, ठीक है, उसको ख़त्म करें या फिर उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर कट करें, ठीक है, या फिर उसको ठीक करे, अगर कर सकता है उसी टाइम पे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन हम इसलिए करते हैं, मतलब उस रेसेक्टोस्कोप जो है इसलिए इंसर्ट करते हैं ताकि अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटी है उसको हम ट्रीट कर सकें थ्रू दैट रेसेक्टोस्कोप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेसेक्टोस्कोप हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू रिमूव पॉलिप्स। इसमें ये होता है कि जो भी पॉलिप्स है, जो भी वहाँ पे कोई भी मांस है, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रिमूव करने की सलाहियत रखता है ये रिसेक्टोस्कोप। एंड सम फेब्राइड्स एट द टाइम ऑफ एब्लेशन, जो भी फेब्राइड है, जो भी वहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है, उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, मतलब उसको ख़त्म कर सकता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट में आता है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन, जिसमें हम रेसेक्टोस्कोप यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं टू द यूट्रस, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है ये। अच्छा जी, द नेक्स्ट डिसऑर्डर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है उसमें जो नेक्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड मीनोपॉज। मीनोपॉज आप कह सकते हैं सीज़ेशन ऑफ मेंसेस, मतलब जब फीमेल होती है एक एज तक पहुंच जाती है, अबाउट 40 या 45
या कुछ के 50 तक भी चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके जो मेंसेस होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, वो आना बंद हो जाते हैं और उनके पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड मीनोपॉज। उसके आगे फिर वो मतलब फर्टाइल नहीं होते, बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते क्योंकि उनके अंदर एग्स नहीं प्रोड्यूस होते, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी कमी आ जाती है बॉडी में, उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि मतलब खुद हो जाता है क्योंकि एज, ये एक एज रिक्वायर्ड चीज़ है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ लोग इसको सर्जिकली भी बंद कर देते हैं, मतलब वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते और या फिर मतलब किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो सर्जिकली उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उनका मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है और फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती उनका। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन की कमी को या फिर आप सर्जिकली इंड्यूस करोगे। सिंपल आप ये कह सकते हो द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस का ना आना। एट इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो सबसे पहले इसमें है सीजेशन ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस नहीं आएंगे। दूसरा है ओकेजनल वेजोमोटर सिम्टम्स। वेजोमोटर मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नाइट स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा रात को जो है वो पसीने वगैरह आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एट्रोफी ऑफ जेनेटो यूरिनरी टिश्यू, जो यूरिनरी जो जेनेटल्स होते हैं उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, एट्रोफी हो जाएंगी। एट्रोफी आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ऑस्टियोपेरोसिस, ऑस्टियोपेरोसिस मतलब ये कि जो बोन्स है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और जितने ख़राब होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे और कम जो है वो बनेंगे वापस, मतलब बनेंगे कम, जो वापस होंगे, जो रिकवर होंगे बोन बहुत ज़्यादा कम रिकवर होंगे लेकिन ख़राब ज़्यादा होंगे। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगी। इसमें आप क्या कह सकते हो कि ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग केयर आप क्या करोगे, नो लॉन्गर इनकरेज द यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब आप उसको ये नहीं करोगे, ये नहीं बताओगे कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराओ। मतलब होते हैं कि हार्मोन जो है वो उसकी थेरेपी करवाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी। रिलेटेड टू इंक्रीज़ इन रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, या इससे क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है या फिर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है या डीवीटी, ठीक है, और पल्मोनरी एम्बोली, मतलब जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है, एम्बोली मतलब वहाँ पे स्टक हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी रुकावट आ सकती है, ठीक है, और मतलब वो बंद हो सकते हैं आपके वेन्स वगैरह। एंटी डिप्रेसेंट्स आप ड्रग्स हो गए, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उस तरीके के आप उनको ड्रग्स दोगे जिसमें रिलैक्सी फेन के बारे में बताया गया है, ठीक है, एवेस्टा के नाम से आते हैं। और बाई फास्फोनेट में भी आप एसिटिनोल और फोजेमेक्स वगैरह देते हैं। तो ये ड्रग्स हैं। बाकी आप उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो नहीं करवाओगे क्योंकि उससे और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं। अच्छा जी, इसका नॉन हार्मोनल थेरेपी क्या है कि आप उसको बताओगे कि कूल एनवायरनमेंट में रहें, ठीक है, लूज़ फिटिंग कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, मॉइस्चराइजिंग सूप और लोशंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, हेल्दी डाइट लें जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो क्योंकि आपके ऑलरेडी बोन्स, मैंने बताया कि बोन्स ख़राब होंगे, ठीक है, तो बोन्स को भी रिकवर करना है तो आपने विटामिन डी लेना है, ठीक है। इसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा लेने हैं और साथ साथ में एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है जो मेनोपॉज में मतलब हेल्पिंग साबित हो सकते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस भी बहुत सारी हैं
तो चलते हैं और पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल आपने ये याद रखना है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में होता क्या है। तो इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एंड पेरिटोनियल कैविटी। आपके जो यूट्रस है, आपके फेलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है या पेरिटोनियल कैविटी जो है, ठीक है, उनके इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जिसमें सबसे पहले ये आपको दिखाया गया है कि किस वजह से होता है। गोनोरिया एंड क्लेमाइडल इन्फेक्शन स्प्रेड ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टू द पेरिटोनियल कैविटी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आके आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं और पूरा जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी जितनी भी है वहाँ पे फैल जाते हैं, ठीक है, और ये इन्फेक्शन वगैरह काज करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एब्डोमिनल पेन होता है, आपको फीवर होती है एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब वेजाइना से डिस्चार्ज होता है। और डायग्नोज क्या होता है कि वेजाइनल कल्चर करवाते हो, मतलब सेल्स वगैरह लेके आप देखते हो कि इनके अंदर कौन से बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है आप कॉम्प्लिकेशंस पे आओगे तो सेप्टिक शॉक। कॉम्प्लिकेशन इसके बहुत सीवियर है, जिसमें सेप्टिक शॉक आता है। सेप्टिक शॉक मतलब कि बहुत ज़्यादा सेप्सिस की वजह से, गंदगी की वजह से, या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह जमा हुआ हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से उस जगह को ब्लड सप्लाई सही नहीं हो पाती, और ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो आर्गन जो है फेलियर की तरफ जा सकता है। तो मतलब जहाँ पे भी सेप्सिस बहुत ज़्यादा हो तो आपको सेप्टिक शॉक हो सकता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपकी ब्लड की कमी वहाँ पे होगी, ठीक है, तो वो अर्गन फेलियर की तरफ जा सकता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेप्टिक शॉक। इनफर्टिलिटी क्या होगा कि आपके बच्चे नहीं प्रोड्यूस होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये कि आमतौर प्रेगनेंसी होती है यूट्रस में, कि यूट्रस में जाके बच्चा प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में हो जाती है और बच्चा फिर आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा यूट्रस के बजाय कहीं और फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब में आके बच्चा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चा नहीं प्रोड्यूस हो पाता, क्योंकि वो जगह बहुत कम है, बहुत नैरो है, बहुत तंग जगह है, तो वहाँ पे बच्चा नहीं प्रोड्यूस होता और प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट या आप नर्सिंग केयर दोगे तो ड्रग दोगे, फोर्स फ्लूइड्स दोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उस जगह को वॉश करने की ज़रूरत है, तो फ्लूइड आप ज़्यादा दे सकते हो। हीट दोगे, हीट टू एब्डोमेन, और सेट्स बाथ। सेट्स बाथ आपने पढ़ा होगा, सेट्स बाथ लेना है या फिर एब्डोमेन को गर्म रखना है। पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को आपने ये बताना है कि आपने अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, गंदी चीज़ों से बचाना है, पैड्स गंदे वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, जो भी आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो साफ़ इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको इन्फेक्शन के ख़तरात कम हो। अच्छा जी, द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि आपके जो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं, वो यूट्रस से निकल के किसी और जगह तक पहुंच जाए, ठीक है, मतलब यूट्रस का साइज़ या यूट्रस के मसल का साइज़, यूट्रस के टिश्यूज़ इतने इंक्रीज़ हो जाए साइज़ में कि वो यूट्रस के बाहर आने लग जाए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। याद रखने वाली बात है ये कि यूट्राइन कैविटी के जितने भी टिश्यूज़ है वो एंडोमेट्रियम से, या एंडोमेट्रियम लेयर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जो अंदर का लेयर होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ आने लग जाए और उसके जो टिश्यूज़ है वो यूट्रस के बाहर आने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अच्छा जी, एंडोमेट्रियोसिस के साइन सिम्टम्स क्या होंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि किसी मरीज़ को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? तो आपको क्या होगा कि डिस्मेनोरिया होगा, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। पेल्विक पेन होगा, पेल्विक एरिया जो है वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होगा। डिस्परयूनिया, डिस्परयूनिया का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स
उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, कोई प्लेजर वगैरह नहीं आएगा, डिसयूरिया होगा, मतलब यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होगा, इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चे नहीं प्रोड्यूस होना, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं होते उनको हम इनफर्टाइल कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट इन ओवरीज, और ओवरीज जो होते हैं वहाँ पे सिस्ट बन जाएंगे, मतलब मासेस बनना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा। इसका जो है डायग्नोस करते हैं, मतलब इसको मालूम करने के लिए एक किस्म का सर्जरी करते हैं, या फिर एक किस्म की जो है आप इलाज कह सकते हो, ट्रीटमेंट कह सकते हो, और उसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या है कि ये एक किस्म की सर्जरी है जो कि डॉक्टर करते हैं, सर्जन करते हैं, और इसमें एब्डोमिनल एरिया का जो है बहुत ज़्यादा वो कट नहीं करते, मतलब बिल्कुल थोड़े से जगह के थ्रू, जैसे कि नीडल लाइक या की जितना एक चाबी होती है ना, उतना ही उसमें सुराख करते हैं और अंदर जाते हैं किसी भी मशीन के थ्रू, ठीक है, और वहाँ पे अपना जो भी मतलब मसला हो वो देखते हैं। इसमें बात याद रखने वाली ये है कि लेप्रोस्कोपी में डॉक्टर एब्डोमेन को बहुत ज़्यादा कट नहीं करते, लेकिन एक छोटे से होल के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एंडोमेट्रियोसिस मेडिकेशन दैट हेल्प एंड ट्रीटमेंट। इसमें आप कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हो वो आपको बताया गया है। आइबुप्रोफेन दे सकते हो, ओरल कंट्रासेप्टिव दे सकते हो, ठीक है, और ये सारे आपको मेडिसिन बताए गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं और याद रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। खैर वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, गुड फॉर द नॉलेज, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें अभी आपको इंडोमेट्रियोसिस के उसके बारे में बताया गया है, ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें आप सर्जिकल थेरेपी करवा सकते हो, और वही लेप्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। लेप्रोस्कोपी लेज़र सर्जरी करते हैं या लेप्रोटोमी करते हैं। लेप्रोटोमी क्या होता है, वही चीज़ है कि एब्डोमेन के अंदर थ्रू लेप्रोस्कोपिक, मतलब एक लेज़र लैड होता है उसके ज़रिए जाते हैं अंदर। यूज्ड इन वुमेन हु डिज़ायर टू बियर चिल्ड्रन, और ये किस वुमेन में करते हैं ज़्यादातर, जिसमें मतलब उन वुमेन में करते हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पैदा हो, ठीक है, तो वो ज़्यादातर ये सर्जरी करवाते हैं जिसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। और इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में एक और भी सर्जरी आती है जिसको हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। हिस्टेरेक्टोमी उस फीमेल में की जाती है जहाँ पे वो नहीं चाहते कि मेरे और बच्चे हों, ठीक है, मतलब उनके काफ़ी बच्चे हो चुके हैं या एक दो हो चुके हैं, और वो अभी नहीं चाहते कि वो आगे वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो वो जाके ये हिस्टेरेक्टोमी करवाते हैं। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है कि वो मतलब अपने उस एंडोमेट्रियोसिस या अपने यूट्रस को बंद कर देते हैं ताकि जाके वो आगे प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। तो दो तरीके के वो सर्जरीज वगैरह करवाते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको फिर आगे कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं। विच ऑफ दीज डायग्नोस्टिक मेजर इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफन टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जब आप करते हो, ठीक है, तो आप मतलब जब आप किसी मरीज़ आपका किसी कोई मरीज़ आता है आपके पास और आप उसका एंडोमेट्रियोसिस कंफर्म करना चाहते हो या उसका डायग्नोस करना चाहते हो, तो इसमें आप क्या क्या कौन सा वो करोगे, मतलब इकदाम उठाओगे। सीबीसी कराओगे या एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी कराओगे, बायोप्सी कराओगे, एब्लेशन कराओगे। तो ज़ाहिरी बात है लेप्रोस्कोपी मैंने आपको अभी बता दिया, तो आप डी का ऑप्शन चूज़ करोगे जिसमें डी है एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी। आगे भी जो है इसी तरीके के आपको वीडियोस और उसके लिंक्स बताए गए हैं। खैर इसका इस पीपीटी का भी लिंक मैं शेयर कर लूँगा, तो या मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, ठीक है, ग्रुप हमारा जो बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। इस लाइन पे, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी मतलब ट्यूटोरियल्स और वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हेल्पफुल होंगी आपके नॉलेज में इजाफे के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे जाके जो भी डिजीज़ रहती हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है फीमेल्स का, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह बाकी फीमेल्स के डिजीज़ पढ़ेंगे, फिर मेल के भी पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।